महाराष्ट्र में बड़ी सियासी उलटफेर के बाद आखिरकार ये पूरी तरह से साफ हो गया कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का ऐलान किया और बताया कि उनका समर्थन रखेगा, लेकिन वो सीएम नहीं बन रहे हैं। पहले इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। बातें कही, उसके विरोध में काम हो रहा है। जिनके खिलाफ जिंदगी भर लड़े, उनके साथ बैठे, वोट कैसे मांगेंगे। साथ ही में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके खिलाफ जो हारा, उसको पैसा मिलता था, फंड्स मिलते थे, और ये सारी चीज़ों से एक बड़ा अंद्रेस था। और उसके चलते श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने एक ही मांग की कि कांग्रेस एनसीपी के साथ हम नहीं रह सकते और ये गठबंधन तोड़ा जाए। किंतु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई। माननीय उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया और अपने विधायकों से ज्यादा कांग्रेस और एनसीपी की बात दिल को लगाकर रखी और उन्हें ही महत्व दिया। इसके चलते इन विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद की। तो महाराष्ट्र में पिछले काफी दिनों से एक सियासी घमासान देखने को मिल रहा था और आज 7:30 बजे के आसपास माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे सीएम पद की शपथ ले लेंगे। तो मोदी सरकार छोटे कारोबारियों के लिए लगातार बेहतरीन कदम उठा रही है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एमएसएमई सेक्टर को आश्वासन दिया है। उद्यमी भारत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आज देश के एमएसएमई सेक्टर के लिए कई योजनाओं की नई विशेषताओं का शुभारंभ किया। पीएम ने इस कार्यक्रम में एमएसएमई सेक्टर के उत्कृष्ट लोगों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजार में पहुंचे। इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बेहद जरूरी है। इस सेक्टर की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रखी है, नई नीतियों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब रेहड़ी पटरी वालों को भी बिना गारंटी के लोन दिया जा रहा है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने पिछले 8 साल में इस सेक्टर के बजट को 650% से ज्यादा बढ़ाया है। पीएम ने कहा कि हमारे लिए एमएसएमई का मतलब मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। पीएम ने इस बीच कोरोना काल का भी जिक्र किया और कहा कि देश में 100 साल का सबसे भीषण संकट भी आया, लेकिन हमारी सरकार ने छोटे उद्यमियों का साथ नहीं छोड़ा, उन्हें ताकत देने का काम किया। न्यूज डेस्क खबरें अभी तक। उदयपुर की वारदात की कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कड़ी निंदा की है। सचिन पायलट ने कहा कि मैं इसे आतंकी हमला मानूंगा और सरकार ने भी कहा है कि इसे एक तरह से आतंकी हमले की नजर से देख रहे हैं। देखिए, राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है आरोपियों को ऐसी सजा मिले जो उदाहरण बने। उन्होंने कहा पीड़ित परिवार को सारी मदद दी जाएगी और आरोपी पकड़े गए हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से सजा ऐसी मिले जो देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण बने। पीड़ित परिवार के लोगों को सारी मदद दी जाएगी। इस घटना में जो भी जिम्मेदार या कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति या अधिकारी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूँ कि वो लोग पकड़े गए हैं, अब तुरंत प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द इन दोषियों को ऐसी सजा दी जाए कि पूरा देश और दुनिया में उदाहरण बने कि जो इस प्रकार की हैवानियत को अंजाम देते हैं। वहीं सचिन पायलट ने कहा मैं इसे आतंकी हमला मानूंगा और सरकार ने भी कहा है कि इसे एक तरह से आतंकी हमले की नजर से ही देखना पड़ेगा। वहीं बुधवार को बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा राजस्थान सांप्रदायिक सौहार्द वाला शांतिपूर्ण प्रदेश है। यहाँ की गौरवशाला सांझी परंपरा को कायम रखना हम सभी की अहम जिम्मेदारी है। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के लोकार्पण को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पहुंचे और साथ ही आरएसएस प्रमुख ने भी शिरकत की। देखिए, कुरुक्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध गीता स्थली ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को स्थापित कर दिया गया। इस विराट मूर्ति का अनावरण सीएम मनोहर लाल ने किया। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इस मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारियां की गई थी, लेकिन बरसात ने रंग में भंग डाल दिया, जिस कारण कार्यक्रम में बदलाव भी किया गया और श्री कृष्ण के इस विराट स्वरूप का लोकार्पण ऑनलाइन किया गया।
इस अवसर पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। राज्य की सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट पर 13 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च हुए और 40 फीट ऊंचा और 35 टन वजनी बना श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देखते ही बन रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा कि जल्द ही ज्योति शर्मा श्री कृष्ण विराट स्वरूप के पास वर्ल्ड स्तर का संग्रहालय भी बनेगा, जो आकर्षण का केंद्र रहेगा। आई बात करेंगे यमुनानगर की, जहां बिजली निगम में हुए करोड़ों रुपए की फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मामले की जांच ईडी को सौंप दी गई है। रिपोर्ट देखिए। यमुनानगर बिजली निगम में हुए 49 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामले की जांच अब ईडी को सौंप दी गई है। फर्जीवाड़े में अधिकारियों और कर्मचारियों ने कितनी संपत्ति बनाई है, इसकी जांच ईडी करेगी। इसके लिए ईडी ने बिजली निगम के एसई कार्यालय में संबंधित रिकॉर्ड कब्जे में लिया है। बिजली निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर राजेंद्र कुमार ने बताया कि ईडी की टीम उनके पास आई थी और उन्होंने इस मामले में संबंधित दस्तावेज उनसे प्राप्त किए हैं, जिनमें 4 साल की ऑडिट रिपोर्ट और अन्य कागजात शामिल है। उन्होंने कहा इस मामले में पहले ही 8 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, जिनमें से 2 कार्यकारी अभियंता सहित अन्य कर्मचारियों को पानीपत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें डिपार्टमेंट का एक अकाउंटेंट और एक एलडीसी था जो इसमें केस में ज्यादातर इन्वॉल्व था, जो पूरी टीम के साथ काम कर रहे थे। जांच में पता चला है कि फर्जीवाड़ा करने वाले कर्मचारियों ने राशि जानकारों के खातों में जमा करवाई थी, जिनका बिजली निगम से कोई संबंध नहीं। जिन लोगों के खातों में रुपए जमा होते थे, उन्हें थोड़ा बहुत कमीशन देकर रुपए खुद हड़प ले जाते थे। लगातार बरसात हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। देखिए, मणिपुर में कई दिनों से जारी बरसात की वजह से लैंडस्लाइड की घटना सामने आ रही है। बुधवार रात नोनी जिले के तुपुल रेलवे स्टेशन के पास हुए लैंडस्लाइड की चपेट में 107 टेरिटोरियल आर्मी का कैंप आ गया। इस हादसे के बाद दर्जनों जवान मिट्टी में दब गए। बताया जाता है अभी तक करीब 7 जवानों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं, जबकि 13 जवानों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं अभी भी तकरीबन 30-40 से ज्यादा जवान दबे हैं। वहीं हादसे के बाद से घायलों की मदद के लिए डॉक्टरों की एक टीम मौके पर रवाना हुई है। घायलों को इलाज के लिए नोनी आर्मी मेडिकल यूनिट लाया गया है। भूस्खलन की वजह से इंजाई नदी का प्रभाव बढ़ गया है। ये नदी तामिल गलोंग और नोनी जिले से होकर बहती है। आशंका इस बात को लेकर भी लगाई जा रही है कि कुछ नागरिक भी मलबे में दबे हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन आसपास के ग्रामीणों को सावधानी बरतने और जल्द से जल्द जगह खाली करने की एडवाइजरी जारी कर चुके हैं। लोगों से कहा गया कि मलबे की वजह से इंजाई नदी ब्लॉक हो गई है, जिससे एक ही जगह पर जल भराव की वजह से बांध जैसी स्थिति बन गई। तो लगातार हो रही बरसात के चलते नदियां उफान पर हैं। सोम और पथराला नदी इस समय खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसको लेकर प्रशासन अब लोगों से अपील कर रहा है सतर्क रहें। हरियाणा व हिमाचल में भारी वर्षा के चलते सोम नदी और पथराला नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियों में डेंजर जोन लेवल पार हो चुका है। इससे कई गांव में बाढ़ का खतरा पैदा होने लगा है, जिसे लेकर अब प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। सिंचाई विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो खुद व अपने बच्चों को नहरों व नदियों से दूर रखें। और पथराला का पानी है वो सारे का सारा दादूपुर हेड पे आ जाता है। वहाँ पर जितना पानी हमें ऊपर से WJC में मिलता है अपनी कुंड से, और जो ये पानी है जितना हमारे को डिमांड है हमारी नीचे WJC में छोड़ देते हैं। जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम सारे का सारा उसमें डाउन में सोम रिवर में डिस्चार्ज करते हैं। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। सड़कों पर जल भराव की समस्या हो रही है। लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। बारिश से पहले प्रशासन ने भी कई दावे किए थे, लेकिन अब ये सारे दावे फेल नजर आ रहे हैं। फिलहाल आने वाले दिनों में भी हालात ये ही रहने वाले हैं। ऐसे में लोगों को और भी दिक्कत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। रोहतक में बरसात की वजह से एक परिवार की मुसीबत बढ़ गई। बिल्कुल, लगातार हो रही बरसात के चलते एक मकान अचानक से धंस गया, जिसमें 2 सगे भाई बहन दब गए। लगातार हो रही बारिश से एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं कई लोगों के लिए ये बारिश आफत बन गई है। दरअसल रोहतक के किला मोहल्ला में बारिश के कारण एक मकान अचानक धंस गया, जिसमें 2 सगे भाई बहन दब गए। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि किला मोहल्ला के अंदर काफी संख्या में पुराने मकान हैं और काफी जर्जर हालत में हैं।
जिसके बारे में नगर निगम को कई बार सूचित किया जा चुका है, लेकिन निगम के अधिकारी मौके का मुआयना करते हैं पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करते। फिलहाल पीड़ित परिवार को मदद की आस और वो अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में उनकी मदद के लिए आगे आए, लेकिन अब प्रशासन इनकी मांगों को लेकर क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। और इधर से बैठा बैठा छत पे बैठा मेरा लड़का भी उसमें दबा हुआ था मलबे में और लड़की भी दबा था, यानी कि पड़ोसियों ने भी सभी ने हेल्प की है कि भाई ऊपर से भी गिर सकता था ऊपर की। चलिए बात करेंगे झज्जर की, जहां बहादुरगढ़ में सीवरेज ओवरफ्लो होने के चलते देवनगर के लोग बेहद परेशान हैं। लंबे समय से सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है, पानी की निकासी नहीं हो रही, महिलाओं के सब्र का बांध टूटा और महिलाओं ने जाम लगा दिया। बहादुरगढ़ में सीवरेज ओवरफ्लो होने और पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। गुस्साई महिलाओं ने झज्जर बहादुरगढ़ मार्ग को जाम कर दिया। जाम लगने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं को समझाया और जाम खुलवाया गया। इस दौरान महिलाओं ने करीब आधे घंटे तक यातायात बंद रखा। ऐसा प्रशासन की क्या मजबूरी होगी जो पानी कहीं निकासी ही नहीं है, ना अधिकारी कोई आके यहाँ देखता, ना कोई अधिकारी काम करवाता। सब ने अपने गाड़ियाँ में बैठे, गाड़ियाँ से नीचे पैर नहीं उतारना। उन जनता से पूछ के देखो ना जो इतने गंदे पानी में से निकल के जा रही है। बहादुरगढ़ के देवनगर की गली नंबर 5 में पिछले 2 महीने से सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी है। रोजाना सीवरेज ओवरफ्लो होने की समस्या से लोग परेशान हैं। काफी दिनों से समस्या झेल रही महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया और महिलाओं ने सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि उच्च अधिकारियों को इस समस्या के संबंध में कई बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अधिकारी उनकी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। दिल्ली में बरसात से मौसम सुहावना हो गया है और साथ ही कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी देखी गई। ये रिपोर्ट आप देखिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से बारिश हो रही है। कई हिस्सों में तो तेज बारिश हुई। इसकी वजह से यहाँ मौसम सुहाना हो गया और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश राहत के साथ ही कई परेशानियां भी लेकर आती है। सबसे बड़ी परेशानी ट्रैफिक की। तमाम तैयारियों के बावजूद भी जगह जगह जलभराव से ट्रैफिक की समस्या आखिरकार बन ही गई। इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से असुविधा से बचाने के लिए अलर्ट जारी किया। ट्रैफिक अलर्ट में मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखकर यात्रा करने की सलाह दी गई। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश समेत तेज हवाओं और गरज के साथ भी बारिश हो सकती है। ऐसा पूरी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रहेगा। यात्रियों को इसके मुताबिक अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी जाती है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अनुसार दिल्ली एनसीआर में वीरवार को बादल छाए रहेंगे और सामान्य दर्जे की बारिश का अनुमान है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। फिलहाल दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। वहीं सिरसा के कालावाली गांव में लोगों ने बिना माता पिता की मंजूरी के भागकर शादी करने वाले लड़के लड़कियों को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। गांव वालों का कहना है कि अगर कोई भागकर शादी करता है तो पूरा गांव उसका बहिष्कार करेगा। रिपोर्ट देखिए। सिरसा के कालावली गांव के लोग इन दिनों बिना माता पिता की अनुमति के शादी करने वालों को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने फैसला किया है कि वो अब भागकर शादी करने वालों का विरोध करेंगे और अगर कोई ऐसा करता भी है तो सामाजिक तौर पर ऐसे लड़के और लड़कियों का बहिष्कार किया जाएगा। इसके अलावा अपनी जाति बिरादरी से बाहर शादी रचाने वालों के खिलाफ भी ग्रामीणों ने कड़ा फैसला सुना दिया है। बिना परिवार के माँ प्यो के बिना आग्या तो आखिरी शादी या कोई होर गलबात घरों जा चले जाते हैं। ये नतीजे अगे जाके बहुत भयानक निकलते हैं, जिहदा करके मान लो भाईचारा खराब होंदा। ते अज फैसला सारी पंचायत ने किया भी अगे तो जे भी कोई कुड़ी मुंडा आपसी कोई भी आपका कोई रिलेशन या कोई भज के कोई ब्याह कराउंदे आ तां उहदे विच कोई भी समाजिक बहिष्कार किया जाऊगा। जे पंचायत का कोई भी बंदा ते पिंड का कोई भी बंदा उसनूं किसी तरह का कोई सहयोग नहीं करूगा। ग्रामीणों ने साफ किया है कि ऐसे लड़के और लड़कियों का अगर भविष्य में कोई नुकसान होता है तो इसके जिम्मेदार भी वे खुद होंगे और पंचायत का इसमें कोई रोल नहीं होगा। चरखी दादरी में करोड़ों रुपए के गबन का एक मामला सामने आया है। तो गबन का आरोप निवर्तमान महिला सरपंच और ग्राम सचिव पर लगा है। क्या है मामला, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
चरखी दादरी के पेचोपा कला ग्राम पंचायत में 7 करोड़ 57 लाख से ज्यादा रुपए का गबन सामने आया है। बीडीपीओ की शिकायत पर बाडरा थाना पुलिस ने इस संबंध में निवर्तमान महिला सरपंच और ग्राम सचिव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपियों पर सरकार की ओर से निर्धारित रॉयल्टी राशि को कम कर ग्राम पंचायत को नुकसान और माइनिंग कंपनी को फायदा पहुँचाने का आरोप है। गाँव पिकोचा कला की तत्कालीन सरपंच खजानी देवी, ग्राम सचिव चमन प्रकाश, जिन्होंने आपस में मिलकर के मैसर सैनिक माइनिंग कंपनी के साथ गलत तरीके से समझौता करके ग्राम पंचायत पिकोचा कला को 7 करोड़ 57 लाख 59,500 रुपये की वित्तीय हानि पहुंचाई है। साल 2018 में पिचोपा कला निवासी सुमेध ठेकेदार ने जिला प्रशासन को एक शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया था कि माइनिंग कार्य के लिए कंपनी ग्राम पंचायत को 10% रॉयल्टी राशि के रूप में दे देती है। तत्कालीन सरपंच खजानी देवी और ग्राम सचिव चमन प्रकाश ने 10 की बजाय माइनिंग कंपनी से 1% रॉयल्टी राशि में करार लिया। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 8 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। 11 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलने वाली है और कहा यह जा रहा है कि प्रशासन ने तमाम पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। हालांकि ये यात्रा बेहद कठिन है। देखिए, अमरनाथ यात्रा की आज से औपचारिक शुरुआत हो गई है। पहलगाम बेस कैंप करीब 10,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 2 साल बाद शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। बता दें कि अमरनाथ यात्रा 43 दिन तक चलेगी। आज से शुरू हुई यात्रा 11 अगस्त को समाप्त हो गई। 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने की उम्मीद है। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से हर दिन 10-10 हजार श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाएंगे। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाले बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने सभी तैयारियां कर ली है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को जम्मू आधार शिविर से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया। पहले जत्थे में 4,890 श्रद्धालु शामिल हैं। गौरतलब है कि साल 2019 में सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के मद्देनजर यात्रा बीच में ही स्थगित कर दी गई थी। यमुनानगर में 2 जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर शामिल होने वाले हैं और यमुनानगर विधायक भी इसमें शामिल होंगे। देखिए, हरियाणा के यमुनानगर जिले में 2 जुलाई को भगवान जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। इस्कॉन कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष साक्षी गोपाल दास और हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रामनिवास गर्ग ने बताया कि यह यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरेगी और शास्त्री कॉलोनी में समापन होगा। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, यमुनानगर के विधायक समेत अनेक कार्यकर्ता और नेता भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होंगे। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 2 जुलाई दिन शनिवार को शाम को 4 बजे रदौर रोड से शुरू होकर भगत सिंह चौक, प्यारा चौक, छोटे मॉडल टाउन से होते हुए शास्त्री कॉलोनी में रात को 8 बजे समापन होगा। रामनिवास गर्ग ने बताया कि ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि जो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होता है, इस रथ यात्रा को खींचता है, उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान धाम का वासी बन जाता है। रजनी सोनी, यमुनानगर, खबरें अभी तक। चलो 1 मिनट, पूरी रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।